सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। दिलचस्प खबर मेरे सामने है जो बता रही है कि हर शख्स खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। ये मशवरा देने वाले हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनका नाम है मोहम्मद आज़म साहब। मोहम्मद आज़म साहब ने फरमाया कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है जहां हर शख्स को अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। बात आपकी हुजूर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी बात को मान लूं तो फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि कराची की शारा फैसल पर जिन लोगों की पिटाई हो रही है उनका क्या जुर्म था? यही ना कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो फिर अगर किसी को बुरा ना लगे, अगर किसी की खुदा न खास्ता माज़अल्लाह हतक ना होने पाए, अगर किसी को तौहीन का गुमान या खदशा न गुजरने पाए, तो कोई मुझे बताएगा कि आपकी बताई हुई नसीहत के मुताबिक जो लोग कराची में शारा फैसल पर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे उनको किस लिए नजराना अकीदत पेश किया गया? इसी एक सेमिनार में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने के लिए तलबा को तालीम के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, बल्कि तालीमी सफ़र में ही तमाम खबरों अहम मालूमात का मुतालिया करके एक काबिल सहाफ़ी बन सकते हैं। सरासर गलत, सरासर गलत। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गया इधर उधर। जर्नलिस्ट बनने के लिए, एंकर बनने के लिए कोई बुनियादी तालीम अगर आपके पास नहीं भी है, और अगर आप किसी एक सियासी जमात के, आप समझ रहे होंगे, चलाने वाले, डिसीजन मेकर, आका और मौला माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार को खुश करके, उनकी लल्लो चप्पो, उनकी मिन्नत समाजत करके, उनके लिए अच्छे अच्छे ट्वीट्स करके, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने के अहल हैं, अगर आप उनकी मर्जी के कॉलम लिखने के काबिल हैं, तो भी इंशाअल्लाह ताला आपको, जिस तरह से इस दौर में हो रहा है, जिस तरह से पिछले अदवार में हुआ, तो भी आपको एक अच्छा या कामयाब जर्नलिस्ट या सहाफ़ी या एंकर बनने से इस मुल्क में किसी का कोई नहीं रोक सकता, ताकि रोके जाने वालों को मंजूर ना हो। दूसरी जानिब एक और खबर है, अजीब कंफ्यूजन वाली खबर है। आज अपने मेहमान से पूछेंगे कि इस खबर को छापने का मकसद क्या हो सकता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खबर बता रही है वफाकी वजीर महबूब सुल्तान अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहना है कि मैं वफाकी वजीर हूं, 1.5 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। साहबजादा महबूब सुल्तान का शिकवा, गजब खुदा का, मारूं घुटना फूटे आंख। वफाकी वजीर होकर के इतने लाइल्म, इनको नहीं पता कि साने साहिवाल के लोगों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक। वो 3 मासूम बच्चे जिनको इस एक नाम नेहाद रियासत मदीना में इमरान खान साहब की और उस्मान बुज़दार उनके अनमोल रतन की नाक के नीचे यतीम कर दिया गया, और वो भी निहायत शान के साथ। पूरे 1.5 से पौने 2 महीने के बाद इमरान खान साहब को टाइम मिला था उन बच्चों के साथ सर पे हाथ रख करके तस्वीर खिंचवाने का। इंसाफ तो छोड़िए जनाब, इस मुल्क में किसको इंसाफ मिला है? इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा सिर्फ उस एक आदमी को जिसकी जेब में पैसा होगा, और अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो तौहीन अदालत लग जाएगी। मैं खुदा न खास्ता कोई बात ऐसी नहीं कर रहा जिसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़े, जिसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़े। नो रिसर्च रिक्वायर्ड एट ऑल, एट ऑल। सिर्फ अपने दिमाग की बंद खिड़की को खोल करके मेरी बात को सुनिए और बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं। इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा उसको जिसका नाम है नवाज। अदालत उसके लिए कानून पास कर देगी कि जी इनकी गिरफ्तारी से पहले आप 10 दिन पहले इनको आगाह करेंगे। एक आम आदमी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस उसके घर में घुसने से पहले पूछती है, 1 मिनट पहले मिस कॉल देती है, लेकिन मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले आपने अदालतों से पूछना पड़ेगा। नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को मेडिकल एनआरओ मिलेगा, और उसके बाद मेडिकल एनआरओ देने वाले कहेंगे कि हमें बेवकूफ बनाया गया। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नो सर, नहीं होगी। हां, अगर यह तादीबी कार्रवाई का मुतालबा करने वाला कोई बदजुबान अपनी इस मुतालबे पर कायम रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई का धड़का जरूर है। अगर किसी ने कह दिया कि क्या सानेहा बल्दिया टाउन वालों को इंसाफ मिलेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का धड़का माज़अल्लाह जरूर है। अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या सानेहा 12 मई वालों को इंसाफ मिल गया, तो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह शायद किसी की कमज़ोर रग ज़रूर फड़क पड़े। इसलिए हमें इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी है, हम सिर्फ अपने प्रोग्राम के मौजू पर रहेंगे।
और आखिरी और इंतहाई अहम, अपोजिशन ने सिंध असम्बली में इंतहाई जिसको कहते हैं कि शोर शराबा किया है। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल किस्म का बिल जो पास हुआ है सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, उसके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इस एक बिल के मुताबिक सिंध असम्बली में मेयर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। तरमीमी बिल की मंजूरी, अपोजिशन तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत में जा रही है। 20 लाख केसेस पहले ही हैं। अपने मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ अपने मेहमानों का तारुफ कराया था। मेरे साथ पहली मरतबा प्रोग्राम में शिरकत का खतरा मोल लेते हुए मोहतरमा फराह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैडम, आपको दोनों हाथों से सलाम तहसीन पेश करता हूँ। सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, आप मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में शिरकत कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बदकलामी को बहुत करीब से एंजॉय कर रहे हैं। सर, आपका भी अज़द शुक्रिया। राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब, सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपके भी मशकूर हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए मैडम फराह आगा के पास जाएंगे। मैडम, मुझे ये पूछना था कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बड़ा सीरियस ओहदा लग रहा है, बड़ा संजीदा मनसब लग रहा है, क्योंकि इतना सकील किस्म का अंग्रेज़ी नाम है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वो इतनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पैथेटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और वो भी लोगों के साथ, वो भी सरे महफिल। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हर शख्स खुद अपनी हक के लिए आवाज़ उठाए, तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है जिन्हें कराची की शारा फैसल पे मारा गया? खैर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जिन लोगों पे तशद्दुद हुआ, अब उसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो पंजाब से है, मुझे बीच का इतना वहाँ का नहीं पता, क्योंकि वहाँ जो कुछ होता है वो इतना यहाँ आते आते थोड़ा सा बहुत ट्विस्ट हो जाता है, तो मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कोई राय दे नहीं सकती आपको। जनरल नॉलेज के लिए अगर हम आपसे फिर भी इसरार करें, जनरल नॉलेज के लिए मैडम, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, उस पर पिटाई बनती है? यहाँ तो मैं आपके साथ हूँ। नहीं, यहाँ तो देखें, हम तो खुद इस बात को कहते हैं कि अपने हक के लिए सबको बोलने का हक है। तो अगर उनको रोका जा रहा है या उनके साथ तशद्दुद हुआ है तो ये तो बहुत ज़्यादती है। बहुत ज़्यादती। मुझे नहीं पता कि वहाँ सिंध की गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, अब उस बारे में मैं सिंध गवर्नमेंट मैडम, मेरे साथ सिंध गवर्नमेंट खुद स्टूडियो से बैठी है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, सर आपसे पूछे लेते हैं। सर, आपको भी इल्म है इस बारे में, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एडवाइस और उसके बाद कराची की शारा फैसल पर ये जो धमा चौकड़ी मची, सर उन लोगों का कसूर क्या था? और मैडम ने तो आपकी गर्दन दे करके और हाथ ऊपर कर लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ज़रा पेचीदा मामला है। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनका भी कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का वो रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स थे, उसके और आर्डर्स भी इस किस्म के थे कि कमिश्नर को बुलाकर कहा गया कि आप उसको तोड़ कर आए और उसमें कोई भी रुकावट आती है तो उसको फेस करें, लेकिन हमें फौरी तौर पे बताया जाए कि वो बिल्डिंग गिर चुकी है। ये कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग बनी है वो गलत जगह पे बनी है उसकी, लेकिन वो अफसरान थे जिन्होंने उनको एनओसीज दी। बिल्डर ने अपना काम निकाला, लोगों से पैसे बटोरे गए, फाइनली लोगों को अपार्टमेंट खाली करके देना पड़ रहा है और वो रोडों पे आ चुके हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब एक तरफ इंसाफ के चीफ हैं जो वो उन लोगों को बेघर करके उस बिल्डिंग को खाली करवा के उनको ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेघर हो गए और एहतजाज कर रहे हैं, और तीसरी तरफ पुलिस इंतज़ामिया वो है जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के सामने कुछ नहीं कर सकती, मजबूरन वो लाठियाँ भी लोगों पे बसा रहे हैं। जो लाठियाँ खाने वाले हैं उनके पैसे भी गए, वो उनके सर भी फट रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत ही अफसरदा इस सूरत हाल में हूँ कि सिंध गवर्नमेंट हो और कोई गवर्नमेंट हो, लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की जो हम बात करते हैं वो इस मामले में कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। लोगों का एहसास की बात की जाए वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। गुनाह किसी का है, गलत किसी और ने किया है, सज़ा किसी और को मिल रही है। तो इस मामले का क्या कहें? अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ बेहथियार लोग हैं जो लुटे जा चुके हैं,
वो एहतजाज करते हैं तो भी उनको लाठियां पड़ती हैं, अगर नहीं एहतजाज करते तो घर तो खाली अच्छा, हो ये चुके बात भी थोड़ी सी डिबेटेबल, थोड़ी सी, हालांकि मेरा कोई लेना देना इस मामले से नहीं, लेकिन फिर भी मौजू को आगे बढ़ाने के लिए राना अरशद साहब के पास जाता हूँ। राना अरशद साहब, सर इंतजार की ज़हमत मुब्तला रखने के लिए माजरत। सर ज्ञानचंद साहब ने कहा एक तरफ वो लोग हैं जो लुटे और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने लूटा। सर अगर हम बिल्डर ही की बात कर लें, जिन्हें मैं बिल्डर माफिया प्यार से कहता हूँ, तो सर इस एक मामले में कम से कम बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारी इस हद तक तो पूरी कर दी कि जिन इदारों से उसको एनओसी की ज़रूरत थी वो उसने एनओसी एक्वायर की, एनओसी एक्वायर करने के बाद उसने पोजीशन तक दे दिया। उसके बाद अब एक मामला वहाँ आकर के खड़ा हो गया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले ये लोग, इनके साथ जो मामला इस वक्त है, बच बचा करके अगर आप कुछ इस पर तबसरा करना चाहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आफरीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फरासत, आपका इंट्रो, बिल्कुल मैं आपके पॉइंट्स को इंडोज़ करता हूँ। और मैं चंद दिन पहले अपने कैद मियां नवाशी साहब से मिलने के लिए गया हुआ था और मैं 24 को वापस आया हूँ। तो यकीन करेंगे ये जो इशू है नस्ला टावर वाला, ये लंदन में ओवरसीज़ कम्युनिटी भी इसको बड़ी गौर से देखती थी, हमारे कायद ने भी गौर किया, सब ने किया, मैं इधर बैठकर भी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ हम सब मुसलमान हैं और शरई लिहाज से हमारा जो भी हक होता है, हमें शरीयत, आइन, अखलाकियात जो हमें दर्स देते हैं, वहाँ से जो रिज़ल्ट अखज़ किए जाते हैं, मैं समझता हूँ उन पर रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। आज वो यतीम, गरीब, वुरसा, यकीन करेंगे वो दुकानें, वो अपार्टमेंट्स, वो फ्लैट, वो दफातर लेने वाले जो हैं, उनमें से मोस्टली यतीम और मोस्टली बेवा ख़वातीन भी हैं। और मैं समझता हूँ दिल रंजीदा होता है हालात को देखकर। वो कौन से बिल्डर्स थे, वो खुदा ना खास्ता वो लोग ना ज़मीन के नीचे चले गए ना आसमान के ऊपर चले गए, वो इधर ही हैं। उनको देखना चाहिए कि वो ज़मीन फ़रोख्त करने वाले कौन थे और जब वो हुआ तो ऑथोराइज एजेंसीज कौन कौन से अदारे इन्वॉल्व थे, स्टेक होल्डर थे, किसने एनओसी दिया, क्यों दिया, वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर देखने चाहिए। और यहाँ मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत से चीज़ों में रिव्यू के लिए खुद भी मदई बन जाती है, खुद भी रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं। और मैं ये तो देख रहा हूँ कि पीटीआई की एमपीएस या शेर जमान ये तो फरमान जारी कर रहे हैं कि जनाब 6 माह के लिए गवर्नर राज लगा दें। ये जमहूरियत के लिए होते हुए ये मैं समझता हूँ बात करना कि एक जमहूरी गवर्नमेंट को ख़त्म करें, वो किसी की भी हो, वो मैं समझता हूँ अगर पीटीआई की भी हो, तो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये नहीं कहूँगा कि उनको ख़त्म करके गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये गवर्नर राज की बात तो करते हैं, ये इस इशू को टेकअप क्यों नहीं करते? फेडरल गवर्नमेंट अरबों रुपए दाएं बाएं हेलीकॉप्टर से लेकर वो बीआरटी में 20 अरब का प्रोजेक्ट है तो 130 अरब वो झोंक देते हैं, खा जाते हैं। वो मैं समझता हूँ वो दरख्तों वाला बिलियन ट्रीज हो, उसमें भी 16 अरब खा गए। अगर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ही उन गरीबों को जो उनका हक बनता है, अगर 100 रुपये बनता है उनको 80 रुपये दे दें, उनको 70 रुपये दे दें, उनकी दाद रसी करें। है कोई रियासत मदीना में किसी को थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि यतीम लोग, गरीब लोग रोड पे हैं, उनकी नींदें हराम हैं? यहाँ रियासत मदीना का नाम लेकर हम सादक और आमीन के सर्टिफिकेट लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये मैं समझता हूँ ये जगनसाई है। सिंध गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। पॉइंट आ गया आपका। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं तहरीक इंसाफ का वर्जन इस बात पर ले लूँ। मैडम आपने गुफ्तगू सुनी राना अरशद साहब की, क्या व्यू पॉइंट होगा आपका? सिंध हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है ये कह करके और हाथ झटक लिए मेरे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म ने। मैडम महंगाई सिर्फ सिंध का या कराची का इशू नहीं है, महंगाई एक जिसको कहते हैं पूरे मुल्क का मसला है जिससे तमाम लोग, कई करोड़ अफराद मुतासिर हैं और इमरान खान साहब को सिंध हुकूमत का कंधा नज़र आया। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल मामलात को शायद इसी तरह से चलाया जाता है, लेकिन मैडम ये जो मामला है खुर्रम शेर ज़मान साहब की ये जो फरमाइश है,
अगर खुदा ना खास्ता कल को विफाक में भी यही कहा जाए कि जी झाड़ू फेर करके और कुछ और सेटअप ले आया जाए, तो क्या उसकी भी हिमायत करेंगे? जी देखें, पहले तो मैं इनकी ये बात जो ये इन्होंने मुतासरीन के लिए कही है, उसको इन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया हमारे ऊपर। देखें, क्या ये एक प्लाज़ा ही था ना? सबसे पहले तो उन लोगों को जो, जैसे कि ये खुद ही कह रहे थे कि उनको सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने ये एनओसी वगैरह, आप देखें ना वो कब का बना था और कौन से वहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमीर लोग बैठे हुए थे बेचारों ने, पता नहीं कितनी मुश्किलों से वो पैसे इकट्ठे करके तो वो फ्लैट ख़रीदे थे। अब बात ये आती है कि इतनी देर में कि हम यहाँ से जाएं, सिंध गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती कि कौन सा पूरा कराची शहर है, एक प्लाज़ा ही है ना, उन लोगों के लिए पहले कोई जगह का करती, फिर अदालत से रिक्वेस्ट ले लेती कि तब ज़रा हमें जगह का अरेंज कर लेने दें, फिर उन मुतासरीन को वहाँ मूव करके तो फिर उसको गिराया जाता। अब बात है अदालत के आगे तो सभी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन टाइम तो लिया जा सकता था। जो इमीडिएट गवर्नमेंट होती है उसको पहले लेना पड़ता है ना। और आपकी ये बात कि हम लोग महंगाई का जो कह रहे हैं, महंगाई तो ऑल ओवर है, इसको तो मैं भी मानती हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या सिंध है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई जा रही है। महंगाई पूरे पाकिस्तान में जारी है। सर ज्ञानचंद साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं इसी एक मामले पर। आबाद, वो जो कराची में इन सब मामलात को देखती है, वो एक एसोसिएशन, उसके जो ठेकेदार थे, उसके जो लोग थे, वो भी कराची में शारा फैसल पर लाठी डंडा जो है वो खा रहे थे, इज़हार यकजहती फरमाते हुए। सर मोहसिन शेखानी, उन साहब का कहना है, और शायद दुरुस्त कहना है वल्लाह आलम, उनका कहना है कि हम 17 इदारों की एनओसीज़ लेते हैं किसी एक बिल्डिंग को तामीर करने के लिए, और कितने इदारों की एनओसीज़ जो हैं वो ली जाएँ। मैं आपसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ जनाब मन के, मिसाल के तौर पे कल को मेरे पास कोई तुक्का लग गया, मैंने बिल्डिंग बनाने का ठानी, मुझे किन किन इदारों के पास जाना पड़ेगा, या फिर मुझे डायरेक्टली कानून के पास जाना चाहिए? मैं कानून से पूछूं कि जनाब आप मुझे एनओसी दीजिए, बाकी 17 इदारे गए इधर उधर, और उसके बाद फिर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करने लग जाऊं। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो मामलात हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कानून नाफिज करने वाले या कानून बनाने वाले या कानून पर अमल दरामद करने वाले इदारों का रुख करना चाहिए, या वो जो एक रेगुलेशंस हैं हमारी तरफ, उसको हमने देखना है? देखिए, मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जो उस पर कोई राय दे सकूँ, लेकिन जो महसूस करता हूँ तो कि मुझे तो कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की मर्जी है कि जिसको भी वो मान लें, जिसको भी ना माने। 17 इदारों ने एनओसीज दे दी, उन 17 इदारों का ज़िम्मेवार नहीं ठहराया गया, लेकिन नस्ला टावर को मिटाने के लिए उस पर रहने वाले उनके जो इलाटीज़ थे उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। सेम केस जो है इस्लामाबाद में, और हयात जो ग्रांड हयात वाला है, जिसमें बाकी है हमारे बैरिया टाउन का केस भी है, बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस बनीगाला का भी केस है, जहाँ पे कुछ जुर्माने देकर उन लोगों को तो रियायत दी जाती है, लेकिन ये बेयार मददगार लोग हैं, इनकी वहाँ शायद सुनाई नहीं जाती है। और 17 वो इदारे जिनसे ये बिल्डर दावा कर रहा है कि मैंने एनओसीज ली है, उन इदारों के जिसने जो ज़िम्मेदार जो है, जिसने एनओसी इशू की है, किसी से कोई कुछ नहीं पूछा गया है। तो हमारा मुल्क है, अल्लाह चला रहा है, चल रहा है। मैडम ने जैसे कहा कि भाई महंगाई पूरी सिंध पे, अभी कल मैं सुन रहा था कि भाई यूरिया जो खाद है वो सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, अगर फेडरल गवर्नमेंट से कुछ मैनेज नहीं होता है तो सिंध पे डाल दो। यूरिया खाद सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, गंदम सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, फिर चीनी भी सिंध गवर्नमेंट स्टोर कर रही है, और इमरान खान की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए। फिर ये इमरान खान किस काम किए हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि सब कुछ सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, ये नाकाम बन रहे हैं तो छोड़ दे, जो इन चीज़ों को संभाल सके वो करे। पॉलिटिकली अपना गंद दूसरे के गले में डालकर आप महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, तो क्या 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 उस नस्ला टावर पे कहें, क्या इस हमारी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के पे कहें, जो पता नहीं किससे कितने वायदे करके यू टर्न लेकर अभी कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसने कहा था कि ये 200 लोगों की टीम लेकर ये 22 साल जदोजहद करो, नारे लगाओ, लोगों को झूठ सुनाओ और आकर बैठ जाओ, फिर कहो हमारे बस की बात नहीं है। इस बात के लिए तो मेरा ख्याल है कि सरकार की जानिब जाना बनता है। मैडम, सवाल उठाया गया है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब जवाब आपका है कि इमरान खान फिर किस मर्ज की दवा है अगर सब कुछ। जी सर। आरफन भाई देखें इनका मार्च जो इन लोगों ने जो 30 साल हुकूमत मैडम एक सेकंड जरा काइंडली थोड़ा सा। जी राना अशरफ साहब, आपकी आवाज मुझे कट कट के सुनाई दे रही है। जी नूरुल आरफी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब मकबूजा कश्मीर की बात होती है तो 846 दिन हो गए हैं। रियासत मदीना के सादिक और अमीन साहब ने कहा कि जुम्मतुल मुबारक को हम रैली निकालेंगे, हम आधा घंटा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, और फिर वो सौदेबाजी हो गई। मकबूजा कश्मीर का वो जुमे का एहतजाज आया, हमने बंद करवाया नहीं, सादिक और अमीन साहब ने बंद किया। चीनी पर एक्शन लेते हैं तो चीनी 160 रुपए की हो जाती है। अब अगर नस्ला टावर पर इन्होंने एक्शन ले लिया तो यकीन करेंगे जिन लोगों के घर और फ्लैट गए हैं, उनके जिन घरों में वो रहते हैं, उन पर भी ये फेडरल गवर्नमेंट कब्जे करवा दे देगी। खुदा के लिए ये एक्शन ना ले, ये नोटिस ना दे, ये गरीबों के लिए। अगर मैं समझता हूं कि ये बनी गाला का 350 कनाल का बादशाह सलामत की बादशाहत का घर 12 लाख रुपए जुर्माना होकर उसको रेगुलर कर लिया जाता है, तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इस मुल्क के रहशी हैं, तो इन गरीबों का कसूर क्या है? रियासत मदीना के दावेदार को नींद कैसे आ गई? जब हम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते हैं, हजरत उमर फारूक की बात करते हैं, फिर जब रसूल करीम सरदार दो जहान ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी कुछ करेगी तो उनका भी जुर्म वही होगा जो आम आदमी की सजा होती, तो यहाँ पर यह है फान फंड का हिसाब नहीं देंगे। फिर बादशाह सलामत की हकीकी सिस्टर न्यूयॉर्क में 2004 से अरबों रुपए यहाँ से ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 2018 में जब हमने एमनेस्टी स्कीम लाई तो उसमें इंटी थोड़ी सी डलवा कर कहा जी हम भूल गए थे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खान साहब ने पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया। यकीन करेंगे सिर्फ लाहौर में 20,000 डेंगू के मरीज हैं, सिर्फ लाहौर में, और पूरे पंजाब में 35,000 डेंगू के मरीज। वो जो मेडिसिन स्प्रे करना था वो हम मेडिसिन उठा के ले गए हैं, अरबों रुपए तो खजाने से ले गए हैं, और फिर कोरोना के नाम पे अरबों रुपए सर, मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। बहुत सारे मामला जमा हो गए हैं, सरकार की जानिब भी जाना है, लेकिन वक्फे की रस्म भी अदा करनी है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब जाएंगे मैडम फराह आगा के पास। मैडम, ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हुई सेनेटर ज्ञान चंद साहब से और राना मोहम्मद अरशद साहब से, दोनों के नुकात आपकी खिदमत में पेश करने की भी जिसारत नहीं करूँगा, आप खुद सुन चुकी हैं। फ़र्दन अगर आप जवाब इनायत करें। जी बस फ़र्दन मैंने तो इतना सही जवाब देना है कि इतना चिल्लाने से, इतना चीखने से कुछ नहीं होता। अगर ये गए भी थे नवाज़ शरीफ के पास तो उनको क्यों नहीं हमदर्दी आई? माशाल्लाह उनकी तो कोई एक चीज़ भी बिकती तो ये प्लाज़ा बन जाता। कराची आके उन्होंने क्यों नहीं मदद कर दी? कुछ कराची में भी उनके वोटर बन जाते। हर बात पे तनकीद करते हैं। 3 साल की आई हुई हुकूमत को 30 साल की हुकूमत से कंपेयर करते रहते हैं। हर बात में ये निकालते रहते हैं कि रियासत मदीना। आप लोगों ने क्या किया? अगर इस वक्त अगर आप डेंगू कह रहे हैं, चाहे जो भी सिनेरियो, हम लोगों को इस वक्त चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे हो के लोगों के बारे में सोचे। महंगाई आलमी तौर पे आई है, हम लोग अपना हिस्सा क्या डाल रहे हैं? आप इधर यहाँ मेरी हुकूमत को तो सुनाने आगे, आप ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को ने भी तो आगे इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? सवाए मुल्क से बाहर भाग के आराम से बैठे वहाँ पे अच्छे होटलों में खाने खा रहे हैं। आप लोग ये देखें, मैडम यहाँ कौन से वज़रा भूखे मर रहे हैं? तो 10 बातें हमारे पास आप मुझे ये जरा बताएंगी, महंगाई एक आलमी मसला है, लेकिन ये डेंगू भी आलमी मसला है, और डेंगू को हल करने के लिए भी नवाज शरीफ साहब के पास मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। डेंगू का अगर यही था तो इन लोगों को चाहिए था ना प्लेटफॉर्म पे आके बैठते। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ। आते हमारे साथ
तो आके हम लोग मिल के, ये लोगों का मसला है ना, अगर हम सब मिल के हल कर लें तो किसको फ़ायदा होगा? गरीब आवाम को होगा ना। हर वक्त हम तनकीद करते रहते हैं एक दूसरे पे बिठा के। मुझे तो आपने पहली दफ़ा बुलाया है ना, मुझे इस तरह का चीखना आता है और ना ही बदतमीज़ियाँ आती हैं कि मैं नवाज़ शरीफ साहब को कुछ बोलूँ या आसिफ जरदारी को बोलूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करना भी चाह रहे होते हैं तो इनका इतना शोर और वलवला सिर्फ 3 साल के अंदर, 3 साल में हमें हुकूमत किस हालत में ये लोग दे के गए थे और क्या करते हैं हम लोग। जहाँ तक अब कराची का मसला है और वो इमारत गिरी, तो ये लोग आगे क्यों नहीं आते? इन्होंने तो जितना खाया, जितने इनके स्विस अकाउंट्स हैं, क्यों नहीं ला के उन बेचारों की एक बिल्डिंग बना देते? वो वोट उनका ही रहे फिर। ताकि आप हर बात पे तनकीद कर कर के आगे, ये गरीब मुल्क है उसको ले के चलना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। और मुझे अपने लीडर पे और अपनी अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अगले चंद महीने में बहुत कुछ सब बेहतर हो जाएगा। ना मुझे शोर मचाना आता है और ना चीखना आता है। नहीं मैडम, वो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को तनहा ना समझे, और वो भी ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में। आप देखें, इशारा करें, आपकी जगह देखें मैं कैसा चीखता हूँ। आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह, और चीखने की ना आदत है, मेरे वो भाई हैं। हाँ, आराम से धीरे रहे से बात करें कि हमने लोगों की मदद कैसे करनी। हम यहाँ हर शो पे आते हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने को। हम क्यों नहीं ये कुछ ऐसा करते कि हम सब मिल के कुछ ऐसा क्या करें कि जो गरीब लोगों की मदद हो जाए। सर मिल के थोड़ा सा कुछ, मुझे भी ज़रा राना साहब करने की इजाज़त दीजिए। शो मेरा भी है, थोड़ा सा अगर आप मुझे पार्टिसिपेट करने दें तो मैं आपकी तरफ थोड़ी देर में आता हूँ। ज्ञानचंद साहब, सर पूछना मुझे ये था कि ये जो बदगुमानी फैलाई गई है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने के लिए तलबा को तालीम के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, बल्कि तालीमी सफ़र में ही तमाम खबरों, अहम मालूमात का मुताला करके एक काबिल सहाफ़ी बन सकते हैं। सर, काबिल सहाफ़ी बनने के लिए पढ़ना लिखना कब से ज़रूरी हो गया? आजकल के दौर में जितने लोग का मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या काबिलियत की वजह से स्क्रीन घेर के बैठे हैं? वो क्या काबिलियत की वजह से उनकी रेटिंग्स आ रही हैं? वो क्या काबिलियत की वजह से जाकर के PM हाउस में, गवर्नर हाउस में, CM हाउस में इंटरव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं? ये तो इट्स ऑल अबाउट PR ना। आपके ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आप कितनी चमचागिरी कर सकते हैं। आपको मेरी बात से इत्तेफाक है या नहीं? मुझे जी सर। देखिए, एजुकेशन तो अपनी जगह पे है। अच्छा। जब जो बातें आपने की हैं वो करने के लिए भी कुछ अकुल तो चाहिए, कुछ पढ़ाई तो चाहिए। अगर कोई अच्छा लिखा पढ़ा होगा, कोई अच्छा मजमून लिख रहा होगा तो उसकी ज़रा रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से इस पेशे की आज भी एहतराम से नाम लिया जाता है। और उस यकीनन ये पेशा कोई आम पेशा नहीं है। हाँ, उसमें अगर कुछ काली भेड़े हैं तो उनको सबको बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करा जाए। बाकी जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है तो मैं यकीनन कहूँगा कि हर स्टूडेंट को, वो चाहे जर्नलिज्म का स्टूडेंट हो या किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, उसने पढ़ाई के वक्त में ही जो कुछ हासिल कर सकता है वो तजर्बे के थ्योरेटिकल जो कुछ पढ़ना है उस पर कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले। बाकी इस पेशे के हवाले से जो भी लोग हैं, जिस तरह से चल रहा है, आप तो सिर्फ जर्नलिस्ट पे क्यों जाते हैं? हमारा तो पूरे का पूरा मुआशरा ही बिगड़ा हुआ है। आप पॉलिटिकल साइड पे जाएं, आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएं, आप जुडिशरी पे जो आजकल जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम नस्ला टावर की बात कर रहे थे, इधर देखा जा रहा है, उधर देखा जा रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट जब भी आर्डर दे, जिससे भी पैसे लेने, जो भी जिम्मेवार बनता है वो पैसे लेकर ख़जाने में जमा कर दे। वो हमारे जो बहरिया टाउन के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ले रखे हैं, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है, उनमें से कुछ अमाउंट इनको दे दे तो कम से कम इनका बेकसूर लोगों का जो रोडों पे बैठे उनका भी भला हो जाए। राइट। राना मोहम्मद अरशद साहब, सर नून लीग पर भी बड़े इल्ज़ामात लगे हैं आपके साबिक़ अदवार में। सहाफ़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त को एक ट्रेंड के तौर पे पेश करना। सर बात गो के कड़वी है, लेकिन सर सुन लीजिएगा काइंडली। फिर मरियम नवाज़ साहिबा की वो जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो खुद अहकामात देती नज़र आ रही हैं कि फ़लाँ की तनख्वाह काट लो, फ़लाँ की पेंशन रोक लो, फ़लाँ के इश्तिहार रोक लो। सर फयाज चौहान साहब, ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे शो में वो शिरकत बड़ी मुश्किल से उनकी हो पाती थी, इसलिए कि मरियम बीबी ने उन पर बैन लगाया हुआ था। अब आप कुछ कहिए सर। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल था उसको मरियम बीबी देखे, हमारी एक पूरी कमेटी थी। और पार्टीज़ का मीडिया सेल होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और आप ये देखें
कि इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है, मीडिया हाउसेस को जैसे बैन किया गया, जैसे एंकर्स को बैन किया गया, आपके प्रोग्राम भी बंद किए गए, हमने ये तरीका ना इस्तेमाल किया, ना हम करना चाहते। इसके बावजूद हम समझते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम उसको रियलाइज़ करते हैं और इंशाल्लाह उसका अजाला होता है। आपने बात की, देखना ये वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान साहब को भी इंसाफ मुस्लिम लीग नून ने देना है, जैसे जहांगीर तरीन कहते थे कि इंसाफ हमें इंसाफ दे, उनको इंसाफ दिलवा दिया राजा रियाज ने और वो चले गए लंदन। 120 कनाल 12 एकड़ के बंगले में रहते हैं वो, उनको नहीं पूछना। हमें ताने देने वाले वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज भी मिनिस्टर हेल्थ हैं, आज भी इमरान खान साहब का जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान को वफाकी वजीर भर्ती किया गया है। वो मियां नवाज साहब के मेडिकल बोर्ड में अगर ये लोग नालायक थे और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ये उनको सजा देना, क्यों मेडिकल बोर्ड ने में भेजा, हम तो जाना ही नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद आज भी पंजाब की 2 मिनिस्ट्रियां हैं, 1 सीट खाली है, डॉक्टर साहबा खुद बीमार हैं, अब 70 हैं, इनके पास कोई आदमी नहीं। 23 साल की कारकर्दगी ये है कि ये हमारा बुजदार उठा कर ले गए, वज़ीर आला भर्ती कर लिया, हमारा चौरी सरवर ले गए, उसको गवर्नर भर्ती कर लिया, हमारा शेख रशीद वो इंटरनेशनल लोटे को लेकर आजकल वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, फिर वो शाहमूद कुरैशी को पीपल पार्टी से ले गए, कहते हैं 3 साल मिले। भाई वो चूं चूं का मुरब्बा सरवर खान से लेकर जहांगीर तरीन जो इनका हिस्सा थे, कमेटियों के चेयरमैन थे, ये हर गवर्नमेंट में रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब पीटीआई के मेंबर हैं, भाई ये तो इलेक्शन से 1 साल पहले हैं, ये टीवी चैनल पर प्रोग्राम किया करते थे, जो खान साहब को कहते थे सबको पता है। फिर जो आजकल मिनिस्टर की सीट पर माशाल्लाह अमूर पार्लियामेंट भर्ती किया हुआ है बाबर अवान साहब जो हैं, वो भी पीटीआई के वर्कर है, नॉट एट ऑल। ये ठाकर भर्ती किए गए हैं। और खान साहब के बच्चे किस गांव में रहते हैं, मियांवाली में रहते हैं या लाहौर या ज़मान पार्क में रहते हैं? मैं भी उनको देखना चाहता नहीं सर, अभी बाहर रहते हैं, अभी पूछ लेते हैं सर, कमाल आपके नुकात जमा हो गए हैं, बता दें मुझे आपके नुकात जमा हो गए, शुक्रिया के साथ। राइट सर, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, इज़हार तासुफ़ आप फरमा रही हैं, जबकि मैंने सवाल भी नहीं पूछा, खुदा की कसम मैं तो पूछने जा रहा था अभी, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है तो आप खुद ही कह दीजिए, मैं सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं कर सकता। देखें, इनके चीखने से कुछ नहीं होगा। अपने नवाज शरीफ पहले बेटे उधर भगाए हुए थे, अब उधर जाके खुद बैठ गया हुआ इतने अरसे से। मैं कहती हूँ जो भी उस पर करप्शन थी उसको यहाँ आके फेस करना चाहिए था, तो उसको हम लीडर मान लेते, बजाय कि वहाँ बीमारियों का झूठा मूठा बहाना करके तो इन्होंने बाहर बिठा दिया। चीखना भाई सबको आता है, जिस तरीके से आप चीख रहे हैं। और खान साहब के जहाँ तक बच्चों का कह रहे हैं, वो तो आप लोगों के बकौल शुरू से ही बाहर पले बढ़े हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ उनकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों से भी ज़्यादा अच्छी है, उनको इतना इस्लाम का पता है। तो प्लीज़ आप बच्चों को बीच में ना लाएं और इस तरह की फजूल बातें ना करें, वरना आप लोग खुद क्या करते थे? पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर के बारे में आप लोगों ने क्या किया, सबको सब कुछ पता है। मेरे बारे में बात करें, मैं खान की पहले दिन से वर्कर हूँ और रहूँगी, और मुझे तमीज़ से बात करने में इज़्ज़त मिलती है। मेरे साथ ना बदतमीज़ी कीजिएगा और ना इतना ऊंचा ऊंचा बोलें। बात सिर्फ इतनी सी है कि चीख चीख के अपने लीडर को सच्चा साबित करना। मैं चाहूँ तो क्या मैं नहीं चीख सकती? मैं तो औरत हूं, मैं आपसे ज़्यादा चीख सकती। मैडम, आपकी बात, मुझे इंटरवीन करने का मौका दीजिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप बुरा मत महसूस कीजिए। लेकिन मैडम, मैं इन नुकात की वजाहत आपसे चाहूँगा ज़रूर कि ये चौधरी सरवर साहब जो गए हैं, ये क्या वाकई ये खिलाड़ी ही थे? ये जो बाबर अवान साहब थे, ये भी पहले खिलाड़ी थे, फवाद चौधरी साहब ये भी खिलाड़ी थे। ये जो नुकात हैं, अगर इस तरफ आप सुन ली है, मैं जवाब उधर ही आ रही हूँ, लेकिन ये इतना लाउड और तेजी से बोलते हैं कि कोई औरत भी मुकाबला ना कर सकती होगी, तो मुझे थोड़ा सा ना समझने में, अगर ये ठहर ठहर के ये बातें करें ना तो जवाब सबको आते हैं। जहाँ तक सरवर साहब का ताल्लुक है, सरवर साहब को क्या किसी ने खुद कहा? सरवर साहब अभी तक हमारे साथ हैं और मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा
गवर्नर बन चुके हैं और अभी तक भी बड़ी ऑनेस्टी से, अब ये तो उनको पता होगा कि उन्हें नून लीग में ऐसा क्या नज़र आया जो वो हमारी पार्टी में आ गए। इसी तरीके से बाबर रवान है, उन्हें ऐसा क्या नज़र आया कि जो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से आप जिसको भी लेंगे तो आप ये बात बताइए ना कि उन्हें आखिर कुछ बात तो हम लोगों में नज़र आई ना। और आपको पता है किसी भी पार्टी को बकौल इनके, हम तो 200 लोग थे ना, तो एक्सटेंड करने के लिए जो जो आता है, जो उनमें से अच्छा होता है उसको वेलकम किया जाता है। और बात इतनी सी है कि ना तो मैं मरियम नवाज़ हूँ कि जो गरीबों को हकारत की नज़र से देखे और जो हमारी उम्रों की होके बेबी बने। आई एम सो सॉरी, मैंने एक ज़िंदगी में लेबर विंग के साथ काम किया है, वुमेन विंग के साथ काम किया है, ISF के साथ। आज अब मुझे भी बोलने दें, ये इसका उस वक्त से इतना ऊंचा ऊंचा और तेज़ी से बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी भाई को बयान करना है कि हर चीज़ बदतमीज़ी नहीं होती। मैं उस वक्त से कहे जा रही हूँ कि अगर हम सब मिलें, गरीब आवाम के लिए कुछ करें। हालात कितने पूरी आलमी तौर पे इतने ख़राब हैं, अगर हम लोग अपने अपने इलाकों का ही सोच लें। जैसे मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से है, आए ना मेरे बारे में पूछे ना मेरे पे कौन सा करप्शन है, आए ना मेरे बारे में पूछे ना मेरे पे कौन सी FIR कटी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक इनकी अपनी पार्टी के लोग, चाहे पीपल्स पार्टी के चाहे नून लीग के, वो बताएंगे कि मैं सुबह 7 बजे से फ़ोन अटेंड करना शुरू करती हूँ, जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती हो मैं वह अवेलेबल हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम आपका नुक्ता कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, सेनेटर ज्ञान चंद साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल है कहीं इधर उधर चली गई है, लेकिन ये नुक्ता तो वाकई वहीं अपनी जगह ही रह गया। वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ पट पड़े, इनको इंसाफ क्या वाकई नून लीग ने देना है? सेनेटर ज्ञान चंद साहब। देखिए, मैं तो बहुत मुतासर हुआ हूँ मैडम को कि वो बदतमीज़ी को कंडेम कर रही हैं। हालांकि PTI जो मशहूर ही बदतमीज़ी से हुई है, तो बहरहाल मैडम जो है इतनी अच्छी में मैडम PTI में हैं, तो महसूस होता है कि शायद कुछ अच्छे लोग भी PTI में हैं। जहाँ तक PTI का जो मैडम कह रही थी कि भाई वो कैसे आ गए, वो तो वजारतें देकर आए थे। पीपल्स पार्टी में भी आए थे वजारतें देकर। चौधरी सरवर कोई पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, नून लीग ने उसको गवर्नर की ऑफ़र की, वो वहाँ गवर्नर बन गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भाई गवर्नरी वो सही नहीं चला रहा है, वो चले गए PTI में, उन्होंने भी गवर्नरी दे। आप एक दिन गवर्नरी से हटा के देख ले क्या क्या उनके स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, अंदर के कौन कौन से राज खोलते हैं। जो कुछ 3 साल में आप लोगों ने किया, यकीनन और कोई नहीं कर सकता। लोगों की चीखें निकालनी जो थी वो आप निकलवा चुके। लोगों की क्या, अपने वफाकी वज़रा वो भी चीख रहे हैं ना कि हमें इंसाफ दो। ये तहरीक इंसाफ से पूछ रहे हैं कि हम आपके गवर्नमेंट के वफाकी वज़ीर हैं, हमें इंसाफ दो। तो मैडम को चाहिए कि इमरान खान को ज़रा कहें कि वो ऊंचा ऊंचा ना बोले। बहुत बोलना था वो बोल चुके, कंटेनर पे जो बोलना था वो पूरा बोल चुके। अब ज़रा धीमे दिमाग से बताएं कि इन लोगों ने क्या कसूर किया, जिनके 3 वक्त की रोटी छीनी जा चुकी है, जिनको दवाइयाँ जो इतनी महंगी करके उनके जीने का हक छीना जा रहा है, जिनको खाने पीने का हक छीना जा रहा है। इंटरनेशनली हम बदनाम हो रहे हैं। ये मुल्क चलने जैसा, रोज़ाना खबर मिलती है कि महंगाई हो रही है, फलां चीज़ बढ़ रही है, फलां चीज़ बढ़ रही है। आप इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप सब झूठे, नून लीग वालों को झूठा कर दें, आप PP वालों को झूठा, सबको चोर डाकू जो कुछ भी आपने कहता था, आपके हिसाब से तमीज़ में जो कुछ कहना था उससे ज़्यादा कुछ कह दिया। अब तो आप बताएं आप लोगों ने क्या किया है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ। तो ये क्वेश्चन तो बनता है PTI से और मैडम से भी। राइट सर, उनसे अभी पूछ लेते हैं, लेकिन राना अर्शद साहब कोई नुक्ता रजिस्टर करना चाहते हैं। जी राना साहब। नूरुल आरिफीन साहब, ये लाहौर के साथ ही ना ज़िला हाफिज़ाबाद है जिधर PTI की ही हुकूमत है, और पंजाब में हमारा पुराना टिकट होल्डर बुज़दार भर्ती हुआ है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ पर EVM, जब EVM की बात करते हैं तो इनकी जो ATM मशीन है वहाँ पर एक शरीफ आदमी का 58 लाख रुपए ATM मशीन अड़ा के ले गई, और ना उसकी FIR हो रही है ना को पूछता है। तो ये ATM से प्रमोशन करते करते, तजर्बे करते करते EVM की बात करते हैं। पेट्रोल $69 फी बैरल हो गया है, और ये जब हमारे दौर में $85 फी बैरल था तो हमारा रेट था 88 रुपये पेट्रोल। पीपल पार्टी ने भी कीमतें कम की, हमने भी कम की, आज 147 रुपये। फिर पेट्रोल माफिया को 2 दिन पहले नवाजा गया
पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की गई, करवाई गई और उनको 1 रुपये 99 पैसे दिए गए। वो 2.5 लाख पहले नहीं हो सकते थे। रियासत मदीना के दावेदारों ने नहीं देखा कि उस दिन पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ। कोई मर्ग पे जा रहा था, कोई खुशी पर, कोई गमी पर, कोई हॉस्पिटल में, और 200 रुपये पेट्रोल ब्लैक में बिक रहा था। कहाँ थी इनकी गवर्नमेंट? ये माफियाज की हुकूमत है और माफियाज इनकी साथ बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो पिंडी रिंग रोड? भाई अरबों रुपए कमा लिए, 4-5 हाउस कॉलोनी चोरी सरवर के रिश्तेदारों ने बना ली और जुल्फी बुखारी ने बना ली, पैसा ले गए, आवाम से लूट लिया। बात करते हैं, मैं समझता हूँ सर बस इख्तितामी लम्हात हैं। मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ मोहतरमा फरा आगा की जानिब जाऊंगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है, बस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए जाना है, जाना ठहर चुका है। राइट सर। मोहतरमा फरा आगा साहिबा, मैडम बस इख्तितामी लम्हात है, कुछ कहिए ताकि हम घर जाएं। देखें मुझे तो कसम से गुस्सा आते आते हंसी आ गई है कि ये लोग कह रहे हैं कि उनको वजारत दी तो वो आगे, गुलाम सरवर साहब आगे या सरवर चौधरी साहब आगे। मुझे एक बात बताइए, तुम ज़िंदगी में मैंने जब तक पीटीआई तो अब आई ना, बकौल इनके तो 200 लोग थे हमारे पास, तो इन लोगों की आपस की कितनी ज़्यादा जंगें होती थी। आखिर इन्होंने भी तो आपस में क्यों फिर एक दूसरे के साथ मुआहदे करके तो एक टीम बन गए, जबकि ये तो एक दूसरे के गिरेबान नोचते थे। नवाज शरीफ की 10,000 शहबाज शरीफ की तकरीरें हैं जो बीबी को इतना बुरा बोलते थे। आज किस बात पे? ये सियासत है, ये सियासत है, इस पे इस तरह से आप नहीं लेंगे। मैं एंड ये करूँगी, मुझे इन लोगों का नहीं पता, 30 साल खा के अभी भी रो रहे हैं। अगर इतनी हमदर्दियाँ तो लोगों पे, गरीबों पे ना पैसा लगाएं, अपने हल्के के ही लोगों पे लगा दे, 1 रुपया नहीं निकालते। और डेंगू में था तो आया शहबाज शरीफ, एक साबुन दे के इतना सैनिटाइजर तो चला गया। यार क्या किन बातें करते हो? मेरी बात सुने, मैं आज अपने पीएम के तवक्कुफ से मेरी बात सुने, इनको बोलने दे, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं अल्लाह को मानती हूँ और मैं दावे से कह रही हूँ 3 महीने के अंदर मुझे इनसे परवाह नहीं है। मेरी पहले बात सुने राणा साहब, प्रोग्राम के दौरान मेरा खेम को वाइंड अप कर देना चाहिए, वरना ये एफआईआर भी मेरे ही नाम कटेगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। बशर्ते जिंदगी हाजिर होते हैं। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।